हेलो एस्पिरेंट्स, नमस्कार। मैं तुषार आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल डी कोड पे, जिस पे मैं आप लोगों की जर्नी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूं। यार, ये वीडियो मैं लेके आ गया हूं आप लोगों के लिए, जिसमें मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा नैनीताल बैंक एग्ज़ाम की कंप्लीट रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में। ठीक है, नैनीताल बैंक एग्ज़ाम जैसा कि आप लोग जानते हैं, कल ही नोटिफिकेशन आया है और 12 तारीख से 1 जनवरी तक आई थिंक आप ये एग्ज़ाम फिल कर सकते हैं। ठीक है, कंप्लीट नोटिफिकेशन आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। इसमें यार इन्होंने बेसिकली 3 वैकेंसीज निकाली हुई हैं। CSA कस्टमर सर्विस एसोसिएट, ठीक है, PO स्केल 1 ऑफिसर्स और स्केल 2 निकाली हुई है स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स। एग्ज़ाम भरने की अगर मैं बात करूं तो यार आप मल्टीपल पोस्ट पे एग्ज़ाम भर सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल पोस्ट एज एन, अगर किसी ने क्लर्क भरा है, CSA भरा है, तो वो PO या SO में से कोई एक भी भर सकता है। ठीक है, या तो क्लर्क प्लस PO भर सकते हैं या क्लर्क प्लस SO भर सकते हैं। PO और SO साथ में आप नहीं भर सकते हैं। यानी कि कोई भी बच्चा जिसने एक PO भरा है और उसी बच्चे ने SO भरा है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। सेम बच्चा PO और SO के साथ में नहीं भर सकता है। क्लर्क दोनों में से किसी एक के साथ भरा जा सकता है। अंडरस्टूड। एग्जाम सेम डे होता है। ठीक है, अगर कोई बच्चे जिसने मल्टीपल ऑप्ट किया है, क्लर्क भी भरा है, PO भी भरा है, तो सेम डे में ही एग्जाम होता है। मॉर्निंग शिफ्ट या इवनिंग शिफ्ट में, दोनों में से, और सेम ही सेंटर रहता है। ठीक है, जब बात मैं करूं डेट की, तो ये 18 जनवरी है इस एग्जाम की डेट। ठीक है, अलग अलग यार वैकेंसीज की मैं बात कर लूँ तो आई थिंक 40 वैकेंसीज हैं CSA में। ठीक है, 70 वैकेंसीज है PO में, या वाइस वर्सा, मैं श्योर नहीं हूँ। अभी इसमें नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन्ड है। एक चीज़ इसमें जिसमें मैं श्योरिटी से बोल सकता हूँ, इसमें वैकेंसीज आपकी कैटेगरी वाइज नहीं होती हैं। ठीक है, ओनली देर आर जनरल OBC SC ST जैसा कोई फंडा एप्लीकेबल नहीं है, जस्ट बिकॉज इट इज़ अ प्राइवेट बॉडी। ठीक है, नैनीताल बैंक, अंडरस्टूड। गवर्नमेंट सेक्टर बैंक नहीं है ये, इसलिए इसमें ये कैटेगरी वाइज रिक्रूटमेंट नहीं होता है। अब अगर आप नोटिफिकेशन में शो करते हैं कि यू आर OBC कैंडिडेट, SC कैंडिडेट और ST कैंडिडेट, तब उस केस में आपको सर्टिफिकेट शो करना पड़ जाएगा आपकी कैटेगरी का, जो बनवाने में फिर से आपको थोड़ी बहुत हसल हो सकती है। अंडरस्टूड। तो मेरी माने तो आप जनरल से भी ये फॉर्म भर सकते हैं, वेदर यू आर OBC, वेदर यू आर SC, वेदर यू आर ST कैंडिडेट, बीट एनी कैटेगरी, यू कैन फिल इट विद जनरल कैटेगरी। ठीक है, जनरल से भर देंगे तो आपको कोई डॉक्यूमेंट, कोई सर्टिफिकेट आगे लगेगा नहीं रिक्रूटमेंट में, और कोई ऐसा फायदा भी नहीं है जो आपको मिल रहा है इसमें, इस वाले नोटिफिकेशन या इस वाले एग्जाम में। अंडरस्टूड। ठीक है, तो बात कर लेता हूँ यार मैं कस्टमर सर्विस एसोसिएट की। तो 50% आपको ग्रेजुएशन में चाहिए ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन। सेम चीज स्केल 1 स्केल 2 में 50% आपको चाहिए। कुछ स्केल 2 की ऐसी पोस्टें हैं, कुछ ऐसा कैडर है स्पेशल, जिसमें आपको 50% वाला क्राइटेरिया नहीं है, सिर्फ ग्रेजुएशन या जो स्पेशलिस्ट जो क्वालिफिकेशन वाला क्राइटेरिया वही है, परसेंटेज वाला क्राइटेरिया नहीं है। ठीक है, जैसे लॉ है तो लॉ ही मांगा है उन्होंने, LLB मांगा है, और एडवोकेट होना चाहिए, प्रैक्टिस बार काउंसिल से रजिस्टर्ड होना चाहिए, कुछ ऐसा ये मांगा है। कोई पर्टिकुलर परसेंटेज नहीं मांगा है कि आपका इसमें इतना % होना चाहिए। अंडरस्टूड। ठीक है, सेम चीज स्केल 1 स्केल 2 में बता ही दिया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट नोटिफिकेशन की, तो एक इंडेमनिटी बॉन्ड का कॉन्सेप्ट इन्होंने लिखा हुआ है। बॉन्ड मतलब अगर CSA में आप सेलेक्ट होते हैं तो एक इंडेमनिटी बॉन्ड आपको फिल करना होता है, देना होता है कंपनी को। इंडेमनिटी बॉन्ड बेसिकली होता है कि अगर आप किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बीच में सर्विस छोड़ते हैं तो आपको उतना पैसा उस ऑर्गेनाइजेशन को देना होगा। कितना देना होगा? CSA में 1.5 लाख इन्होंने बोला हुआ है 2 साल के लिए। यानी कि अगर कस्टमर सर्विस एसोसिएट में 2 साल में अगर आप जॉब छोड़ते हैं तो आपको 1.5 लाख नैनीताल बैंक को देना पड़ेगा। सेम चीज PO में है। PO में यही अमाउंट 3 लाख इन्होंने बोला हुआ है, 3 lakhs in 2 years. If you leave or quit the job within 2 years of your recruitment, of your joining, then you need to give 3 lakh rupees to Nainital Bank. Understood? ये इंडेमनिटी बॉन्ड भर के साइन करके तो आप देंगे ही देंगे। ठीक है, फॉर्मेट वो आगे ज्वाइनिंग के टाइम में आपको दे देंगे। प्लस 2 श्योरिटीज भी चाहिए। श्योरिटी ऐसे पर्सन होते हैं जो गारंटी लेते हैं बेसिकली कि आप इस बैंक को 2 साल देंगे अपने, और नहीं देंगे तो पैसे देंगे। अंडरस्टूड। तो 2 गवाह बेसिकली आप बोल सकते हैं श्योरिटी को, दो जिम्मेदार पर्सन जो आपको जानते हो, उनकी भी सिग्नेचर शायद ये ज्वाइनिंग के टाइम पे लेंगे। तो इंडेमनिटी बॉन्ड अलॉन्ग विद 2 श्योरिटी इज रिक्वायर्ड इन दिस बैंक व्हाइल ज्वाइनिंग। इंडेमनिटी बॉन्ड का अमाउंट आपको ज्वाइनिंग के टाइम पे नहीं देना होता है। ठीक है, डाउट्स क्लियर? अब
एक चीज बता देता हूं, सेंटर के बारे में बात कर लूं नोटिफिकेशन में, तो 11 जगह इसका सेंटर है। अगर मैं सेंटर की बात करूं तो बेसिकली हल्द्वानी, देहरादून, रुड़की, बरेली, मेरठ, मुरादाबाद, ठीक है, लखनऊ, जयपुर, दिल्ली, अंबाला और कानपुर, ठीक है, अराउंड 11 जगह सेंटर है। और 3 सेंटर आप अपनी चॉइस के भर सकते हैं। उन 3 में से मोस्ट प्रॉब्ली इसका जो सेंटर होता है वो पहला दे देते हैं। अगर इनकेस बच्चे बहुत कम है या कुछ है तो आपका दूर सेंटर पड़ता है, जनरली पहला सेंटर मिल जाता है। तो 3 चॉइस आपको सेंटर की भरने की दी जाएंगी। पेपर पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर पैटर्न कस्टमर सर्विस एसोसिएट का, CSA का, RRB क्लर्क प्री लेवल का होता है, ठीक है। जनरली एक और चीज, इंपॉर्टेंट चीज सुन लीजिए, जनरली ये एग्जाम IBPS ही कंडक्ट कराता है। बीच में एक बार ये SSC पैटर्न का पेपर आ गया था, अंडरस्टूड। 2021 या 22 का पेपर इसका नैनीताल बैंक का SSC पैटर्न पे थोड़ा सा आ गया था, बैंकिंग पैटर्न से थोड़ा सा डिफरेंट था, अंडरस्टूड। लेकिन आपको 100% पता चल जाएगा अगर वेबसाइट IBPS की है। 90% IBPS, 95% IBPS ही कंडक्ट कराता है इसका एग्जाम, अंडरस्टूड। तो IBPS बैंकिंग पैटर्न का ही एग्जाम होता है, ठीक है। पैटर्न की मैं बात कर रहा था, CSA RRB क्लर्क प्री लेवल का एग्जाम होता है। PO स्केल 1 या स्केल 2 मैं बोलूंगा, IBPS PO प्री लेवल का एग्जाम होता है इसका। जो आपका IBPS PO प्री में जो एग्जाम पेपर आता है उसी लेवल का पेपर इसके आपको एग्जाम में मिल जाएगा, ठीक है। एग्जाम पैटर्न में क्या है, 2 स्टेजेस का एग्जाम है बस। एक एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम होगा ऑब्जेक्टिव टाइप, और दूसरा इसका स्टेज इंटरव्यू है। उसके बाद फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। 3 या 4 स्टेजेस नहीं है, ओनली 2 स्टेजेस, दैट इज रिटन एग्जाम प्लस इंटरव्यू, अंडरस्टूड, ठीक है। रिटन एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो यार इसमें 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के पूछे जा रहे हैं। 5 सेक्शन है रिटन एग्जाम में, दोनों ही CSA और PO स्केल 1 में, जिसमें 5 सेक्शन में आ जाता है इंग्लिश, क्वांट्स, रीजनिंग और कंप्यूटर और जनरल अवेयरनेस, ठीक है। 40 क्वेश्चन ईच। और टाइमिंग है इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग में 35 मिनट है, और कंप्यूटर और जनरल अवेयरनेस में 20 मिनट आपको दिए गए हैं। नेगेटिव मार्किंग की अगर मैं बात करूं तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि 0.25 मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे। हर क्वेश्चन के 5 ऑप्शन दिए जाएंगे, 5 में से आपको चूज करना है कौन सा सही है, ठीक है। आई थिंक मैंने पूरी डिटेल और जानकारी कवर कर ली है, अंडरस्टूड। अब मैं आपको बताता हूं इसके रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में। सुनिए, थोड़ा सा ये डिफरेंट है IBPS से। कैसे? तो रिक्रूटमेंट यार आपका मान लीजिए 18 जनवरी को एग्जाम हो जाएगा। एग्जाम के बाद इसका रिजल्ट 10 से 15 दिन में वेबसाइट पे रिलीज होता है रिटन एग्जाम का। कोई लिस्ट नहीं आती है। रिटन एग्जाम में आपको रोल नंबर अपना डालना होता है। जब रिजल्ट आता है लिंक एक्टिवेट किया जाता है इनकी साइट पे, आपको रोल नंबर डालना होता है, और उसमें जब आपका खुलता है तो आपको कट ऑफ मार्क्स दिए होते हैं, आपके मार्क्स दिए होते हैं, ठीक है, और जो पोस्ट आपने भरी है वो में लिखा होता है, अंडरस्टूड। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके 200 मार्क्स का एग्जाम है और कट ऑफ CSA की 130 मार्क्स है और आपके 133 हैं, देन यू आर डिक्लेयर्ड क्वालिफाइड एंड यू विल बी अपीयरिंग फॉर इंटरव्यू। अगर आपके मार्क्स 129, 130 से कम है, 0.5 भी कम है या उससे और नीचे, तो आप उसी स्टेज से बाहर हो जाते हैं फॉर CSA, PO एंड SO बोथ, ठीक है, अंडरस्टूड, ऑल कैटेगरीज, ठीक है। अब मान लीजिए आप रिटर्न क्वालिफाई करते हो, ठीक है, आप कट ऑफ से ऊपर हो, तो आपको उसमें लिख दिया जाता है यू आर क्वालिफाइड। अब इंटरव्यू के लिए आपको मेल आता है, अंडरस्टूड। आपकी मेल आईडी बहुत सोच समझ के भरिएगा अपने एप्लीकेशन फॉर्म में, क्योंकि इनका मोस्ट ऑफ द प्रोसेस मेल और मैसेजेस के थ्रू ही कन्वे किया जाता है। मोस्ट ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस में यही मोड ऑफ कम्युनिकेशन रहता है, ठीक है। अब अगर आप क्वालिफाई होते हो तो आपको इंटरव्यू के लिए मेल आता है। इंटरव्यू कहां कंडक्ट किया जाता है? इनके 3 रीजनल सेंटर्स हैं, देहरादून, हल्द्वानी और नैनीताल। इन 3 में से किसी एक जगह पे आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा फॉर बोथ CSA और PO। इंटरव्यू एक ही दिन नहीं होगा, अलग अलग दिन होता है वो, और थोड़े से टाइम स्पैन में होता है। डन। यार आप बोलोगे ये तो सबके लिए होता है, मेंस निकाला, मेंस के बाद इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के बाद ज्वाइनिंग हो जाती है, यही तो होता है। IBPS में भी यही होता है, लेकिन ये डिफरेंट है, थोड़ा सा बताता हूँ कैसे। IBPS में क्या होता है कि आपका मेंस का स्कोर और इंटरव्यू का स्कोर दोनों मिला के आपकी मेरिट बनाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मेंस में आपके 80% मार्क्स लिए जाते हैं, 225 में से IBPS PO की बात कर रहा हूँ, और इंटरव्यू के 20% मार्क्स होते हैं, यानी कि द रेशियो इज 80:20 इन IBPS PO सिलेक्शन, अंडरस्टूड, इन फाइनल मेरिट। बट इन नैनीताल बैंक अगर मान लीजिए आपके कट ऑफ से कितने भी नंबर ज्यादा हो, फॉर एग्जांपल 130 कट ऑफ है, मान लीजिए 145 नंबर आपके आते हैं, आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाइड हैं। अब आप सोचेंगे यार मेरे इंटरव्यू में तो यार कम भी मार्क्स दे दे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे मेंस में 15 नंबर ऊपर है तो मेरा सिलेक्शन होगा ही होगा, जैसे IBPS PO में होता है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, बिकॉज यहाँ पे मेंस के मार्क्स पे आपका सिलेक्शन मैटर नहीं करता है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट,
हो सकता है किसी कैंडिडेट के 0.5 नंबर भी ज्यादा हो कट ऑफ से, तो भी उसका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। अंडरस्टूड? बहुत सोच समझ के बोल रहा हूं यार मैं ये, ठीक है। अब ये मत सोचिएगा ये हमें पागल बना रहे हैं या क्या कर रहे हैं, ठीक है। मैं बहुत सारे रिक्रूटमेंट प्रोसेस से गुजर चुका हूं। बात करूं अपनी तो नैनीताल बैंक एग्जाम में दे चुका हूं, क्वालिफाई कर चुका हूं, ठीक है। पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस मेरे टाइम पे भी और उसके 3-4 साल बाद तक भी सेम रहा है। पूरा स्टडी कर चुका हूं मैं। आपको कहीं से भी मैं गुमराह करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, जो फैक्ट है मैं वही बता रहा हूं, ठीक है। देखिए मैं जानता हूं आपकी जर्नी, आपकी कितनी डिफिकल्टीज है आपके आगे, इसलिए मैंने चैनल बनाया और इसलिए मैं आपके सामने हूं। अंडरस्टूड? तो बहुत सोच समझ के बोल रहा हूं। तो मैं था यार कि मान लीजिए आपके 145 हैं बी मार्क्स, तो भी जरूरी नहीं है आपका सिलेक्शन हो जाए, और हो सकता है जिसके 0.5 या 1 नंबर ज्यादा हो कट ऑफ से उसका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। दिस हैपेंस इन नैनीताल बैंक, हुआ है, पहले भी हुआ है। तो अब मैं यार इस एग्जाम को बेसिकली लक बेस्ड बोलता हूं। लक बेस्ड मैं बोलता हूं, आप बोल सकते हैं इंटरव्यू बेस्ड, ठीक है। अब आपके मेंस मार्क्स तो मैटर कर नहीं रहे हैं, चाहे आप कितने भी मेंस में, हो सकता है आपने टॉप क्यों ना किया हो मेंस में, जरूरी नहीं आपका सिलेक्शन फाइनल हो जाए, और ऐसा हुआ भी है, ठीक है। बहुत ज्यादा मार्क्स वालों का नहीं हुआ है, बहुत कम मार्क्स कट ऑफ से ऊपर है मेंस में, उनका सिलेक्शन हो गया है, ठीक है। मैं जेन्युइनली बता रहा हूं ये। तो ये तो इसका फर्स्ट पॉइंट है। अब सेकंड पॉइंट, इंटरव्यू जब हो जाता है, आईबीपीएस से कैसे अलग है मैं ये बता रहा हूं आपको। इंटरव्यू जब हो जाता है तो भाई फाइनल रिजल्ट कहां पे आना चाहिए? साइट पे आना चाहिए, लिस्ट आती है, जैसे आईबीपीएस डिक्लेयर करता है अपनी साइट पे लिस्ट ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स, ठीक है। प्रॉपर रिजल्ट आता है, उसके बाद में लिस्ट भी निकालते हैं वो किस किस कैटेगरी में क्या क्या सिलेक्शन हुआ है। लेकिन यहाँ पे ना आपको लिस्ट देखने को मिलेगी, ना आपको ये पता चलेगा कितने बच्चों ने और कौन से बच्चों ने और कहां से ज्वाइन किया, कुछ नहीं पता चलता आपको। अंडरस्टूड? इंटरव्यू के बाद भी फाइनल सिलेक्शन का आपको मेल आता है, ठीक है। अब मेल भी आपको ऐसा नहीं है कि इकट्ठा, जैसे फॉर एग्जांपल 40 वैकेंसीज है तो 40 बच्चों को इकट्ठा मेल कर दिया कि आप 20 तारीख को आइएगा और इस जगह पे रिपोर्ट करना है। नहीं, 10 बच्चों को अभी कर देंगे मेल, हो सकता 10-15 बच्चों को 1 महीने बाद कर देंगे, और बचे हुए कुछ बच्चों को 2 महीने बाद कर देंगे। अंडरस्टूड? तो ये इनका प्रोसेस रहता है, बैचेस में मेल आते हैं, ठीक है। कोई लगा बंधा प्रोसेस नहीं है, फिक्स प्रोसेस नहीं है कि आपको अभी मेल आ जाएगा या आज ही सारे बच्चों का रिक्रूटमेंट हो जाए, तो ऐसा नहीं है। तो आप ये पता ही नहीं लगा सकते कि भाई कितने बच्चों को सेलेक्ट किया, बिल्कुल नहीं पता लगेगा आपको। अंडरस्टूड? तो दूसरा इसमें एम्बिगुअस पॉइंट ये है, ठीक है। तीसरी एम्बिगुइटी इसमें क्या है कि मान लीजिए इन्होंने 40 वैकेंसीज बोली हैं आपसे, ठीक है। अब ये टोटली नैनीताल बैंक के डिस्क्रिप्शन पे है कि ये 40 वैकेंसीज रिक्रूट करते हैं या नहीं करते हैं। हो सकता है ये 25 रिक्रूट करके बैठे हैं, खत्म, ठीक है। और आप क्वेश्चन नहीं कर सकते बिकॉज नैनीताल बैंक is totally a private body and notification में clearly लिखा हुआ है the vacancies, filling of vacancies is totally on the discretion of Nainital Bank only, और ये उनका ही डिसीजन होगा, उनके ही डिस्क्रिप्शन पे होगा कितनी वैकेंसीज वो लेते हैं। बिकॉज हो सकता है 70 है, उनको कैंडिडेट लगते ही नहीं है कि यार नहीं इस बार तो बेकार कैंडिडेट आए मेंस क्वालिफाई करके, तो जरूरी नहीं है कि वो सेलेक्ट करें या ना करें। अब सवाल आता है फॉर्म फिल करने का, तो भाई ये समझ लो कि थोड़ा सा कॉस्टली फॉर्म होता है। मैं अपनी अगर पर्सनल बात करूं तो जब मैंने भरा था तो भाई मुझे सीरियसली बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई थी। बट लेटर ऑन जब मैं सिलेक्शन वगैरह सब हो गया आईबीपीएस में, तब जाके इसका मेल आया था कुछ 4-5 महीने बाद कि आपका नैनीताल बैंक क्लर्क में या पीओ में किसी का मेल आया था, एक का मेल नहीं आया था, ठीक है, एक का आया था, ठीक है। तो वो उसमें सेलेक्ट, मैंने क्लर्क और पीओ दोनों भरे थे, ठीक है। तो उसमें सिलेक्शन हुआ है, आप ज्वाइन करेंगे या नहीं वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। ज्वाइन तो ऑब्वियसली मैंने नहीं किया था, ठीक है। तो यार और पैसे बहुत ज़्यादा लग जाते हैं, ठीक है। मैं जानता हूँ पैसों की तंगी बहुत एस्पिरेंट्स के पास होती है। तो अब मेरी अगर आप चॉइस से माने तो देखिए, अगर आपको ये ट्राई करना है कि देखते हैं यार एक बार पहली बार देख लेते हैं कैसा एग्जाम, क्या पैटर्न आता है, चेक कर लेते हैं, पैसों से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, बहुत ज़्यादा जॉब की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा अभी नहीं है, आप वेट कर सकते हैं, तो मेरी मानिएगा तो मत भरिए, ठीक है। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जॉब की, ये टोटली आपकी कंडीशन के ऊपर है, और आप भगवान को पे छोड़ना चाहते हैं कि यार हो सकता है मैं दे दूं और हो सकता है सिलेक्शन हो भी जाए, ये भी पॉसिबल है हो जाए, ठीक है। 100% वो नहीं है, ठीक है, ठीक है। मेरा तो हुआ ही है यार, मैं बिल्कुल 0 से गया था, ठीक है। और आई एम फ्रॉम यूपी, और यूपी का वहां पे गया था देने, तो मेरा सिलेक्शन हुआ है, ऐसा नहीं है नहीं हुआ है। तो 100% फेक फॉल्स प्रोसेस नहीं है, ठीक है। हो सकता है हो जाए, हो सकता है ना भी हो। तो टोटली इट इज योर कॉल की ये भी हो सकता है आपका पूरा पैसा वेस्ट भी हो जाए, ठीक है। जाने आने में भी बहुत खर्चा होता है यार, फॉर्म भरने में बहुत खर्चा होता है। 1,500 तो इन्होंने फीस जो मांगी है पीओ की 1,500 है और सीएसए की 1,000 है, ठीक है। तो उसमें भी काफी खर्चा होता है। तो जाने आने में 3-4 हज़ार तो जाने रुकने ठहरने में लग जाते हैं इंटरव्यू के टाइम पे, जब आप जाएंगे दोनों जगह पे, अगर दोनों एग्जाम भरते हो, दोनों क्वालिफाई करते हैं तो अराउंड लमसम 6 से 7 या 8 हज़ार रुपये आपका खर्चा आ जाता है, ठीक है। तो ये सोचिए अगर वो सब मैटर नहीं करता है और आपको बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है तो भाई भर दीजिए, ठीक है। सीधी सिंपल बात।
कुछ ऐसा नहीं मैं बोलूंगा कि मत ही भरिए या भरिए ही, टोटली इट इज योर कॉल कि आपको भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए। और एक और चीज, इसकी जो एज है वो 32 है, 32 ईयर्स। देखिए इसमें मैं भी डाउटफुल हूं। मैं आपको एक चीज अपने एक्सपीरियंस से बता देता हूं। आई पर्सनली बिलीव, आई एम नॉट श्योर, मैं फिर से बोल रहा हूं, आई एम नॉट श्योर, आई पर्सनली बिलीव कि यार नैनीताल बैंक जो सेलेक्ट करता है वो उन कैंडिडेट्स को करता है जो इनको इंटरव्यू में लगता है कि वो उनका बैंक नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, अब आप इसको किसी भी तरीके से ले सकते हैं कि मान लीजिए उनको इंटरव्यू में बातचीत के दौरान लग जाता है, वो आपसे क्योंकि ये भी पूछते हैं और एग्जाम भरे हैं, कौन से भरे हैं, ये सब बातें होती हैं वहां पे इंटरव्यू में। ठीक है, तो सारी चीजें वो पता कर लेते हैं और आपके मेंस के मार्क्स और इन सब से पता चल जाता है कि आपका लेवल क्या है, आपका एग्जाम आप निकाल सकते हैं और नहीं निकाल सकते। मान लीजिए 23 साल है आपकी एज, फॉर एग्जाम्पल 23 साल एज, तो भाई आपके लिए स्पैन 7 साल है। तो समझ पा रहे हो वो किस बेसिस पे सिलेक्शन करते हैं, ऐसा मुझे लगता है, दिस आई पर्सनली बिलीव। ठीक है, जितना मैंने एनालाइज किया उनको। ठीक है, तो वो हो सकता है कि 7 साल है आपके पास टाइम, आपके मार्क्स बहुत तगड़े आए हैं, तो उनको ये श्योरिटी हो सकती है कि भाई आप आईबीपीएस भी निकाल लोगे और उनकी बॉडी को छोड़ोगे कभी ना कभी, तो उनको ये ऑर्गेनाइजेशन में टर्म्स में लॉस भी होता है। हो सकता है 2 साल बाद आपका आईबीपीएस लिख ले तो आपका इंडेमनिटी बॉन्ड भी आपको नहीं देना पड़ेगा, आप छोड़ भी दोगे नैनीताल बैंक, बिकॉज गवर्नमेंट बैंक में आपका सिलेक्शन हो रहा है और प्राइवेट बैंक तो आप छोड़ोगे ही छोड़ोगे। अंडरस्टूड। हाँ, एक चीज की और इसमें मैं बात करूं कि यार जो पे स्केल वगैरह है पूरा वो पीएसबी जैसा ही है। ठीक है, सब कुछ पीएसबी जैसा है। जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में आपकी स्केल 1 की सैलरी आ रही है वही सैलरी इसमें है, जो कस्टमर में सैलरी आ रही है, सीएसए में सैलरी है, क्लर्क में सैलरी आ रही है, वही सैलरी इसमें है। और जॉब सिक्योर्ड है, जॉब में कोई डाउट नहीं है। अगर आपका एक बार सिलेक्शन होता है और आप ज्वाइन कर लेते हो तो जॉब सिक्योर्ड है। जॉब में आपको कोई वैसा वो चीज़ देखने को नहीं मिलेगी कि आपको निकाल सकते हैं या कुछ ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, वो गवर्नमेंट टाइप ही वर्किंग है। ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आई थिंक मैंने आपके सारे डाउट्स इस एग्जाम के रिगार्डिंग क्लियर कर दिए। भरना ना भरना आपकी चॉइस है, मेरा काम था आपको डिटेल से जानकारी देना। बाकी कोई भी डाउट अगर आपको है नैनीताल बैंक के रिगार्डिंग तो गाइज यू कैन कॉमेंट मी हियर, मैं आपके सारे डाउट क्लियर करूंगा। ठीक है, आई अश्योर यू दैट। और जिन बच्चों ने आईबीपीएस क्लर्क पीओ वगैरह दिया हुआ है, मेरे चैनल पे आइए, मैंने आईबीपीएस क्लर्क मेंस का एक्सपेक्टेड एनालिसिस किया हुआ है अराउंड 12 स्टेट्स का। ठीक है, और ऑलमोस्ट बहुत सही वीडियो बनाया हुआ है, बहुत एक्यूरेट एनालिसिस के साथ मैंने दिया हुआ है, डिटेल्स के साथ दिया हुआ है। चेक करिए, देखिए। और गाइज डू लाइक एंड सब्सक्राइब। और नैनीताल बैंक की और डिटेल्स इंटरव्यू के रिगार्डिंग, इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आगे आने वाले प्रोसेस में मैं सारी चीजें आपको नैनीताल बैंक के रिगार्डिंग बताऊंगा इस चैनल पे। So guys, do like and subscribe so that these videos get shared to many aspirants and they also get help by this info. ठीक है, जैसे आपकी हेल्प हो रही है। So guys, thanks a lot. Bye bye. Take care. Do like and subscribe.